फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डार्सी फार्मूला के बारे में। डार्सी फार्मूला फ्लो थ्रू पाइप के अंतर्गत यानी नलों के प्रवाह के चैप्टर के अंतर्गत आता है। इसमें हम इसका डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम जान लेते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। आइए पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर यानी कि भींगी परिमाप। यदि किसी पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, पाइप में पानी बह रहा है या कोई लिक्विड बह रहा है। मैं एग्जांपल में दिखाऊं आपको जरा कि ये क्या एक पाइप है। अगर इस पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, अगर पाइप में पानी फ्लो करेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इस सरफेस को क्या करेगी, पानी भिगोएगी। अगर पानी आधी सरफेस में क्या कर रही है, जा रही है, तो इसकी आधी सरफेस को भिगाएगी। अगर पूरा फुल होकर जा रहा है तो पूरी सरफेस को भिगाएगी। जितना सरफेस को भिगाएगी वही सरफेस क्या कहलाएगी, भींगी परिमाप कहलाएगी, यानी कि वेटेड पेरीमीटर कहलाएगी। अगर मैं इस पाइप की बात करूं तो इसकी जो परिधि है 2πr या पाई डी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है पाई डी, और इसे किससे हम डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वह मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है, यानी लंबाई का जो यूनिट होता है वही क्या होता है, वेटेड पेरीमीटर का यूनिट होता है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का मतलब यह है कि द्रव्य मध्यमान गहराई। द्रव्य मध्यमान गहराई का मतलब कि यदि कोई पानी या लिक्विड इसमें क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, तो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया और इसकी भींगी परिमाप जो मैंने इससे पहले बताया था, उसका अनुपात जो होता है वही क्या कहलाता है, द्रव्य मध्यमान गहराई। वेटेड जो क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और ये पी यानी कि वेटेड पेरीमीटर जो होता है उसका अनुपात क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का मतलब है द्रव्य ढाल। ढाल का मतलब कि यहाँ पे I बराबर मैं लिखा हूं HF/L। यल क्या है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाऊं कि एक पाइप है, अगर ये पाइप थोड़ी सी क्रॉस होगी तभी क्या होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा। और जब प्रेशर डिफरेंट होगा किसी भी पाइप में तभी क्या होगा, पानी का फ्लो होगा। अगर यहाँ पे थोड़ी सी अगर क्रॉस कर दूं, किसी एंगल पे कर दूं मैं, तो पानी में यहाँ का प्रेशर या लिक्विड में यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कुछ अंतर होगा। अगर मैं क्या करूं, यहाँ का प्रेशर P1/ρg, यहाँ का प्रेशर P2/ρg लूं, तो यहाँ का प्रेशर क्या है, अधिक है, यहाँ का प्रेशर कम है। क्यों कम है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जानिए कि ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। अगर ये क्या है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, यहाँ पे प्रेशर इतना है, इन दोनों के बीच में अगर मैं एक तिरछी लाइन खींच लूं, उसके बाद से इसको स्पर्श करता हुआ एक लाइन खींचूं, तो इनके बीच कुछ ना कुछ कोण बनता है, और यही कोण क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जिसको I से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने I बराबर लिखा है HF/L। HF यानी कि बात करूं, इस दोनों क्रॉस सेक्शन की बात करूं या दो पीजोमीटर लगाया है, उनके बीच की जो लंबाई L है उसका अनुपात, और HF यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच जो अंतर है वो किसके कारण है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स के। अगर मैं बात करूं, इस पाइप में क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। क्यों कम हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है कि इस पानी में कहीं ना कहीं, इस पाइप में पानी बह रहा है या लिक्विड बह रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रही है, जिसके कारण क्या होगी, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, और जो फ्रिक्शन लॉस होती है वही HF फ्रिक्शन लॉस होती है, यानी कि फ्रिक्शन हेड जिसे बात करते हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं कि मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस यानी कि यदि किसी पाइप में पानी का फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ लॉसेस होती हैं। अगर आपने क्या पढ़ा है कि एनर्जी का कभी खत्म नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लॉसेस की बात कर रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होगी। अगर पानी किसी पाइप में फ्लो कर रही है तो उसके मतलब तली को क्या करेगी, स्पर्श करेगी। स्पर्श के कारण उनके बीच फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण कहीं ना कहीं वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होगी।
वही यानी कि जो एनर्जी लॉसेस हो रही है किसके रूप में हो रही है, हीट के फॉर्म में ट्रांसमिट हो रही है। वहीं मैं बात करूं मेजर और माइनर लॉसेस के बारे में, तो मेजर लॉसेस जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है मेजर लॉसेस, और जो माइनर लॉसेस होता है अगर आप पानी का क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो देखिए आपके घरों में नल लगी होती हैं, टोटी लगी होती हैं, तो कई जगह क्या होती है पाइप बेंड होती रहती हैं, यानी कि अगर या तो पाइप बेंड होती हैं या तो कभी पतली पाइप से अचानक बड़ी पाइप में पानी फ्लो करने लगती है, या बड़ी पाइप से यानी कि डाया लंबी है, सॉरी डाया क्या है अधिक है, उसके पास से कम डाया वाली पाइप में पानी का फ्लो होने लगता है, यानी अचानक क्या होता है पाइप का डाया बढ़ जाता है और अचानक पाइप का डाया कम हो जाता है, या बेंड होने के कारण जो भी फ्रिक्शन होती है, जो भी लॉसेस होती हैं उसको हम लेते हैं माइनर लॉसेस के अंतर्गत, और फ्रिक्शन लॉसेस जो होती हैं उसको लेते हैं मेजर लॉसेस के अंतर्गत। अब आइए हम बात करते हैं डार्सी इक्वेशन के बारे में। डार्सी फार्मूला या डार्सी इक्वेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जानिए कि डार्सी फार्मूला आखिर में बनाया क्यों गया। डार्सी फार्मूला, अभी मैं यहाँ बात किया मेजर लॉसेस, यानी फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉसेस होती हैं उसे बोलते हैं मेजर लॉसेस, और मेजर लॉसेस के कारण जो हमारा लॉस हो रही है उसको हम निकालने के लिए डार्सी फार्मूला का यूज करते हैं, यानी कि जो डार्सी ने अपना फार्मूला दिया था वो किसके लिए दिया था, मेजर लॉसेस को निकालने के लिए, यानी कि जो हेड लॉसेस होते हैं उसका मान ज्ञात करने के लिए डार्सी ने एक फार्मूला दिया जिसका हम आज डेरिवेशन करेंगे। ठीक, आइए तो सबसे पहले इस फिगर को हम समझते हैं। इस फिगर में मैंने क्या किया, एक पाइप को लिया है, एक पाइप में क्या हुआ, यहाँ पे दो मैंने पीजोमीटर नली लगा दी, पीजोमीटर नली में दोनों जगह एक एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, यहाँ का क्रॉस सेक्शन का नाम दे दिया C और यहाँ का क्रॉस सेक्शन का नाम दे दिया D। मैं क्या किया हूँ, पाइप का डाया D लिया हूँ, मैं क्या करता हूँ इस पाइप का पूरा डाया सेम लेता हूँ। सेम डाया लेने की वजह से क्या होगा, इसका एरिया भी सेम होगा पूरे पाइप का, और एरिया जब सेम होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब मैं बात करूं कि इनका प्रेशर के बारे में, इस पॉइंट पर प्रेशर कुछ ज्यादा है जो क्या है P1/ρg, प्रेशर जो हेड है P1/ρg, और इस पॉइंट पर कुछ कम है P2/ρg। अगर बात करूं कि यहाँ कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर से और यहाँ पर से, यहाँ और यहाँ के बीच में कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ जो प्रेशर हेड है और यहाँ प्रेशर हेड है क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कहीं भी अगर पानी का फ्लो होता है किसी नली में या चैनल से ही होता है, अगर प्रेशर सेम रहेगा तो पानी का फ्लो करना, लिक्विड का फ्लो कराना संभव नहीं है। तो आइए मैं बात करता हूं इसका डेरिवेशन की, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, आप फिर क्या कि यहां पर C पर और इस पॉइंट D पर बर्नौली थ्योरम लगाऊंगा, उसके बाद से हम क्या करेंगे इसका डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन के अंतर्गत ही बर्नौली थ्योरम है। तो आप सबसे पहले बर्नौली थ्योरम के अनुसार क्या है, P1/ρg प्लस क्या, ये तो प्रेशर हेड है, उसके बाद से V1/2g प्लस Z1 बराबर क्या होता है P2/ρg प्लस V2/2g प्लस Z2। लेकिन बर्नौली थ्योरम जो कहता था कि किसी पाइप में पानी फ्लो कर रहा है तो यहाँ और यहाँ पे जितनी संपूर्ण ऊर्जाएं होंगी वो उनका योग क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन एक पॉइंट और उसमें लिखा गया था कि यदि हम फ्रिक्शन लॉसेस को नगण्य मान लें, तो यहाँ पे हम फ्रिक्शन लॉसेस को नगण्य नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हेड कुछ और है, यहाँ पे प्रेशर हेड कुछ और है। तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन लॉसेस हो रही है तो इसमें फ्रिक्शन लॉसेस जुड़ेगी तो क्या होगा, HF के बराबर होगा। मैंने क्या कहा कि डाया सेम लिया, मतलब एरिया सेम लिया, हो गया। जब एरिया सेम हुआ तो आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ा है, सातत्य समीकरण, कि A1V1 बराबर A2V2। अब A1V1 बराबर A2V2 यानी कि जब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इसकी वेलोसिटी सेम होगी तो ये भी, और V1 = V2, V1 और V2 खत्म। मैं क्या करता हूं, अगर सपोज करिए कि ये जो Z1 लिया हूं,
जो आधार रेखा ली जाती है, जो मैं बताऊं कि जो स्थैतिक शीर्ष होती है उसके लिए क्या लिया जाता है, कुछ आधार रेखा ली जाती है। मैं उस आधार रेखा को इसके सेंटर पर मान लेता हूं, यानी कि Z1 बराबर क्या हो जाएगी, Z2 हो जाएगी, और Z1 Z2 हो जाएगा तो ये भी खत्म हो गया। बचा क्या आपके पास, P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी बराबर यहाँ क्या बच रहा है, HF। मैंने इस P2 अपान रो जी को इधर ला लिया और एक HF निकाल लिया, क्या यहां से आपने खुद देखा बर्नौली थ्योरम लगा के। अब मैं थोड़ा सा अगले पॉइंट्स की बात करता हूं। आप इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इसका बहुत यूज है। अब अगला स्टेप ये है कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक फार्मूला का डेरिवेशन किया जिसके अंदर क्या कहता है, नल की धींगी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर घर्षण प्रतिरोध बल जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा, क्या, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के बाद क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि R, अब इसमें प्रोपोर्शनली साइन को हटाना चाहूं तो इसके पास एक कांस्टेंट आएगा, वो क्या लेता हूं, F डैश लेता हूं, जो कि क्या आ गया, घर्षण गुणांक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है ना, जिसके कारण प्रेशर कम हो रहा है, अधिक हो रहा है। तो मैं यहाँ पे उसके बाद से गतिज ऊर्जा क्या होगा, 1/2 mv²। अगर मैं बात करूं यूनिट आयतन की, अगर वॉल्यूम क्या ले लूं, इकाई ले लूं, यूनिट ले लूं, तो यहाँ पे m के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर F डैश 1/2 रो v²। एक पॉइंट मिला आपको। अब मैं बात करूं ये किस लिए है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, लेकिन अगर मैं इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में की गणना कर रहा हूं, यानी कि यल लंबाई की गणना कर रहा हूं, तो पूरी यल लंबाई में, अभी ये क्या, यहाँ क्या था, इकाई क्षेत्रफल का था, लेकिन पूरी यल लंबाई का मैं क्षेत्रफल निकालूंगा और उसके बाद से मैं क्या करूंगा, इसका जो घर्षण प्रतिरोध बल है उसका मान निकालूंगा। तो यहां से मैं घर्षण प्रतिरोध बल का मान यहां से मैं दिखाऊं आपको कि जो चलिए यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ा कमी है इसलिए यहां पे लिख दो कि जो घर्षण प्रतिरोध बल R का मान होगा, क्या होगा, F डैश 1/2 रो v² और रो v², और मैंने क्या किया, यल लंबाई का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई d, इसका डाया हो गया, और इसकी क्या होगी, लंबाई का इसमें क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा, तो ये क्या होगा, हमारे पास कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक, तो आपने इतना पढ़ा, ये हमारा क्या बन गया, समझिए एक इक्वेशन बन गया कि हमारा जो घर्षण प्रतिरोधी बल आ रहा है वो कितना आ रहा है, F डैश 1/2 रो v² पाई d इंटू यल। अब इसको एक इक्वेशन फर्स्ट हो गया है, अब इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स होगा, यहाँ पे प्रेशर फोर्स होगा, यानी कि इन दोनों के बीच जो नेट प्रेशर फोर्स होगा उसकी गणना करेंगे। अगर मैं बात करूं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। अगर यहाँ पर प्रेशर क्या है, P1 है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, यहाँ का P2, तो एरिया तो सेम है, तो P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए बराबर क्या होगा, नेट प्रेशर फोर्स F आएगा। अब दोस्तों मैं बात करूं कि यहां से क्या कर सकते हैं, P1 माइनस P2 इंटू ए की जगह पर ए दोनों में कॉमन कर सकते हैं और एक जगह पर लिख सकते हैं पाई d²/4, क्योंकि क्या है, पाइप है और पाइप का एरिया पाई d²/4 बराबर नेट प्रेशर फोर्स कैपिटल F। अब मैं बात करूं, एक इक्वेशन बन गया, ये एक इक्वेशन बन गया, आपका मिल गया 2, अब ये हो जाएगा कितना, चलिए 3 बन गया। अब देखिए कि जो नेट प्रेशर फोर्स आ रहा है और जो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, जो प्रतिरोधी बल आ रहा था, प्रतिरोधी घर्षण बल आ रहा था, और नेट प्रेशर फोर्स आएगा, अगर क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगी तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि मैंने C और D के बीच की गणना की है, यह लंबाई की पाइप की गणना की है। तो आइए इन दोनों को क्या करते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 2 आपस में बराबर कर देते हैं। तो आपस में बराबर करने के बाद से क्या होगा, यानी कि R बराबर यहां से क्या होगा, F होगा। अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगा, F डैश
1/2 रो वी स्क्वायर पाई डी एल बराबर, ये वाला स्टेप क्या, P1 माइनस P2 इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। यहां से देखिए आपका क्या क्या कट जाएगा, यहां से पाई और पाई खत्म, डी स्क्वायर है, यहाँ पे एक डी है तो यहां से ये खत्म। अब आपका बचा क्या, अब देखिए ये एफ डैश, ठीक, ये रो वी स्क्वायर इंटू एल बचा बराबर P1 माइनस P2 इंटू क्या बच रहा है आपका, अच्छा 4 को मैं क्या कर लेता हूं, इधर ला लेता हूं, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों कि ये यहां पे क्या बचा, डी बचा, डी को अगर मैं ला तो नीचे ला सकता हूं डी को इधर, तो ये डी मिटा दिया। अब दोनों तरह मैं रो और इंटू जी, रो जी से क्या करता हूं, भाग देता हूं, यहां भी रो जी से भाग देता हूं, यहां भी रो जी से भाग देता हूं, तो क्या होगा, यहां से जो रो है ये रो और रो खत्म हो जाएगा, P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी क्या हो जाएगा आपका, देखिए P1 अपान रो जी माइनस P2 अपान रो जी क्या है, HF के बराबर है। तो इसके जब हम क्या लिख सकते हैं, HF, मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, इसके यहाँ पे HF लिख दे रहा हूं, HF हो गया बराबर, अब ये पोर्शन मैं यहां लिखता हूं, तो क्या होगा आपका, देखिए कि 4, ये देखिए 2 इसमें छूट रहा था, तो यहां पे क्या होगा 4 एफ डैश वी स्क्वायर इंटू एल अपान 2GD, यही क्या आपको करना था दोस्तों, फाइंड करना था, जो फ्रिक्शन हेड है वही निकालना था, जो आपका यही क्या कहलाता है, आपका डार्सी इक्वेशन या डार्सी फार्मूला कहलाता है, इसी को हमको निकालना था। तो आज के लिए बस इतना ही।